हाथरस का मामला अब सिर्फ एक बेटी को इंसाफ दिलाने का मामला नहीं रह गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहे हैं कि हाथरस की आड़ में उत्तर प्रदेश में दंगे कराने की साजिश थी। आज सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में भी यूपी सरकार ने यही दलील दी है और इसी के हवाले से कहा गया है कि आधी रात को अंतिम संस्कार कराने का फैसला भी इसीलिए किया गया है। इसी बीच आज पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को भी यूपी पुलिस ने हाथरस के बहाने दंगे की साजिश के नाम पर गिरफ्तार किया। इसके पहले हाथरस को लेकर साजिश पर 19 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इसलिए दंगल में आज सवाल यह है कि हाथरस की आग में क्या पीएफआई का पेट्रोल है। आज की बहस में कौन कौन शामिल होगा उसका परिचय आपको दें, उसके पहले आज के पूरे घटनाक्रम पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आज तक ने हाथरस में पीड़ित के गांव में जाकर सभी पक्षों से बात की है, पूरी रिपोर्ट आपके सामने। हाथरस में एक बेटी के साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन अब इस मामले में राजनीति और साजिश की नई नई परतें खुलती जा रही हैं। बेटी के दर्द और प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये को सबसे पहले उजागर करने वाला आपका चैनल आज तक इस मामले के सभी पहलुओं को निष्पक्ष और बेबाक तरीके से रख रहा है। हाथरस की बेटी के गांव में आज तक की 2 टीमें ठाकुर और वाल्मीकि समाज के बीच पहुंची और उनकी आवाज सुनी। कुल मिलाकर आप सबकी एक राय है। हाँ जी राय हमारी जांच होनी चाहिए इस केस की। सीबीआई पूरी तरह से, और नार्को टेस्ट भी होना चाहिए दोनों पक्षों का। सब मैम, अगर नार्को टेस्ट भी अगर आप नहीं कराना चाहते तो मैम सीबीआई की जांच तो आपको मैम करानी बिल्कुल ही चाहिए। मैम अगर घर वाले नहीं है संतुष्ट, अगर उन्हें नार्को टेस्ट नहीं कराना चाहते, अगर उनकी माँ को अगर बाकी लोग करा मैम, अगर बाकी लोग हैं, उनकी बहन है, भाभी है, वगैरह वगैरह है जो भी, मैम उनको नार्को टेस्ट कराना चाहिए। मैम उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप लोगों को पूरा भरोसा है कि नार्को टेस्ट अगर हो जाएगा लोगों का तो सच आ जाएगा। हम निराश नहीं है बिल्कुल। हम माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप वाल्मीकि समाज को हिंदू समझते हैं तो हिंदू रीति से दाह संस्कार क्यों नहीं हुआ? योगी जी जवाब दो भारत को। पीड़िता का अंतिम संस्कार किया है प्रशासन ने उनकी गैर हाजिरी में। ये होते कौन है? डीएम साहब से मैं कहना चाहूंगी, वो घर वालों को जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि अपनी एफआईआर वापस ले लीजिए, मीडिया वाले आज है कल चले जाएंगे। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल पर हाथरस मामले की सुनवाई हुई। सीजेआई एसए बोबडे ने मामले को भयावह कहा और पीड़ित परिवार की सुरक्षा पर यूपी सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा। हाथरस मामले पर यूपी सरकार ने पहले ही हलफनामा देकर कहा है कि हाथरस के बहाने जातीय और सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के प्रयास किए गए। हलफनामे में कहा गया कि परिवार की मंजूरी से ही आधी रात में पीड़ित का अंतिम संस्कार किया गया और आधी रात में अंतिम संस्कार कराने का फैसला इसलिए हुआ क्योंकि सुबह तक का इंतजार करते तो स्थिति अनियंत्रित हो सकती थी। हलफनामे में सीबीआई जांच के लिए रजामंदी की बात भी कही गई। उधर हाथरस मामले में दंगा फैलाने की जिस साजिश का दावा यूपी पुलिस कर रही है, उसके तहत पहले ही 19 एफआईआर दर्ज है। एक वेबसाइट के भांडाफोड़ का दावा हुआ है, तो अब मथुरा से पीएफआई के 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम हैं अतीकुर रहमान निवासी नगला थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर, सिद्दीकी निवासी बेंगारा थाना मलपुरम केरल, मसूद अहमद निवासी जरवल जिला बहराइच, आलम पुत्र लाइक पहलवान निवासी घेर फतेह खान जनपद रामपुर। आपने इन चेहरों को देखा होगा जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया था, जिन्होंने कोरोना कालखंड के दौरान तबलीगी जमात के लोगों को प्रश्रय देकर के कोरोना फैलाने की कुत्सित चेष्टा की थी, जिन्होंने प्रदेश के अंदर विभिन्न स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था। और आपने देखा होगा सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी किया। वैसे योगी जब साजिश का दावा कर रहे हैं तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाया है। लाखों महिलाएं जिनके साथ
तो रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है। हजारों महिलाएं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्ची का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात। इस बीच हाथरस मामले में जांच कर रही एसआईटी अपनी रिपोर्ट कल तक यूपी सरकार को सौंप सकती है। हाथरस से श्वेता सिंह और मौसमी सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ नलिन कोहली हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ हैं, वो एसडीपीआई के नेता हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आरएसएस से जुड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। और गंगा सहाय मीणा हमारे साथ हैं, वो दलित विचारक हैं, वो भी पढ़ाते हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहला सवाल मेरा तस्लीम अहमद रहमानी आपसे है, जहां जहां दंगा होता है वहां वहां आपकी पार्टी का नाम क्यों आ जाता है? मुझे भी ये जान के बड़ी हंसी आती है कि जहां जहां मतलब जितने लोग इस मुल्क में हुकूमतों में बैठ के जुर्म करते हैं, उनको जब अपने जुर्म छुपाने के लिए आश्रय चाहिए होता है तो पीएफआई के दामन में जाके मुंह छुपाते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। बड़ी सीधी सी बात है कि योगी जी के सवाल के ऊपर जिस कदर सवालों की बौछार पूरा देश कर रहा है, पूरा विपक्ष कर रहा है, वो जवाब वो दे नहीं पाएंगे। कोई ऑथेंटिकेटेड जवाब उनके पास नहीं है। तो अब उनको एक स्केप रूट चाहिए और उस स्केप रूट के तौर पर वो पीएफआई को यूज कर रहे हैं। ये आफ्टर थॉट है, जाहिर है। और उसके बाद पीएफआई को क्यों कर रहे हैं? अलकायदा या जैश ए मोहम्मद को क्यों नहीं कर लिया उन्होंने? अगर ऐसी बात थी तो आपका नाम क्यों लिया? नहीं, उनको तो नाम लेने में आजकल नाम फैशन में है ना, ये नाम, तो इसलिए ये नाम लेना आसान है। फैशन में क्यों है? क्योंकि बार बार आ रहा है ना ये नाम कई जगहों पर, इसीलिए फैशन में आ गया है ना। आप देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान काम है। बड़ी आसानी से आरोप लगा के और मीडिया में दीजिए, मीडिया उसको फैलाएगा। क्यों पीएफआई भागवत कथा कराने वाला धार्मिक संगठन है क्या? क्या करता है, लोगों को पता नहीं है क्या? नहीं, लोगों को नहीं पता है। लोगों को नहीं पता। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है, जिन लोगों को फायदा पहुंचता है उनको पता है। अच्छा, ऐसा संगठन जो केवल पर्ची कटाने वालों को ही बताता हो हम क्या करते हैं, उस पर तो वैसे ही ज्यादा शक हो जाता है लोगों को। फिर नहीं, इनको तो शक भी नहीं, इनको तो यकीन है कि सबसे ज्यादा इस मुल्क का में जितने भी आइडियोलॉजिकल कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बहुत इस मुल्क में बची हैं, उन बेस्ट एंड पायस कैडर इस मुल्क में अगर अवेलेबल है। तस्लीम रहमानी, कोई संगठन जिसका नाम बेंगलुरु के दंगे में अभी थोड़े दिन पहले आया हो, कोई संगठन जिसका नाम एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान, आग लगाने की कोशिश के दौरान फंडिंग के लिए पहले आया हो, कोई संगठन जिसका नाम अब हाथरस में आ रहा हो, वो ये कहे कि नहीं साहब हम तो केवल एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है इसलिए हमें घेरा जा रहा है, तो बड़ा अजीब लगता है। नहीं, ये अजीब तो इसलिए लगेगा ना कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको अपना बचाना है। सर, आपका जो चेला भाषण दे रहा था और कह रहा था कि आसाम को काट देना चाहिए हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से और उसके लिए ये काम करने चाहिए, वो अभी जेल में है। सर, आखिर मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा था हाथरस? क्यों आखिर पॉलिटिकल लीडरशिप को जाने नहीं दिया जा रहा था हाथरस? क्यों आखिर एनजीओ को जाने? तस्लीम साहब, योगी आदित्यनाथ से जो सवाल पूछे जाने हैं वो सवाल लगातार पहले दिन से पूछे जा रहे हैं। अब तो बारी आपकी आई है कि आप लोग क्या कारनामे कर रहे थे इसकी आड़ में, वो बताइए ना सर आप। नहीं रोहित, मुझे बताइए, जितने लोग आज वहां बैठे हुए धरने पे वो पीएफआई है क्या? ये लोगों को आप सवाल करने का हक नहीं देना चाहते? आपका मिसरूल है, मिसगवर्नेंस है। ये वेबसाइट जो बनाई गई जिसका नाम कहा जा रहा है justiceforhathras.com बनाई गई और फिर आनंद फानंद में बंद भी कर दी गई, वो क्या इंसाफ दिलाने के लिए वेबसाइट बनाई गई थी जिसपे लोगों को यह सिखाया जा रहा था कि अगर पुलिस डंडा चलाए तो क्या करना है, पुलिस हिरासत में ले ले तो क्या करना है, पुलिस को पत्थर मारने हो तो कैसे मारने हैं? आप उसको यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो पीएफआई की वेबसाइट थी? तो मैं आपकी बात को यकीन से कैसे मान लूं? आपकी बात को भी यकीन से कैसे मान लूं सर, ये तो बताइए, किस आधार पर यकीन से मान लूं आपकी बात को? जिस संगठन का नाम एक के बाद एक बार दसियों जगह आ चुका हूं दंगे फसाद में, उसके नेता की बात को मैं कैसे मान लूं यकीन करके? मैं आपकी बात कैसे मान लूं कि चारों में से एक भी पीएफआई का नहीं है? एक लड़का कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का ट्रेजरर है, नेशनल ट्रेजरर, बाकी 3
जो है या तो दलित एक्टिविस्ट है या और उनमें से एक जर्नलिस्ट है जिसका पीएफआई से कोई लेना देना नहीं। लेकिन चूंकि पुलिस का वर्जन आया है ये, और पुलिस के वर्जन को हम कुरान और बाइबल मान के हम सर कुरान और बाइबल तो आपकी बात को भी नहीं मान सकते ना, क्योंकि आप एक ऐसे संगठन के नेता हैं जिसका नाम बार बार दंगों में आता है, जिसके कारनामे दक्षिण भारत में क्या है ये पूरी दुनिया को पता है। वो ऑथेंटिकेटेड, वो ज्यादा ऑथेंटिकेटेड होगा ना। अगर मैं नेता हूं तो मुझे मालूम अच्छा ना मेरा संगठन पुलिस ऑथेंटिकेटेड नहीं है, लेकिन आप ऑथेंटिकेटेड हैं, जिसके ऊपर आरोप है कि एक लगभग आतंकवादी संगठन के नेता हैं आप, और आप कह रहे हैं कि मैं ऑथेंटिकेटेड हूं लेकिन पुलिस ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो इसका मतलब तो फिर मुंसिफ भी आप हुए, जज भी आप हो गए। अभी आप शेर सुना रहे थे मुझे, हमने साबित किया है, बार बार साबित किया है, बार बार। कहां? बैंगलोर दंगे में क्लीन चिट मिल गई आपको, एंटी-सीएए में क्लीन चिट मिल गई आपको, पाक साफ हो गया। एंटी-सीएए क्या होता है? एंटी-सीएए क्या देशद्रोह है? उस आंदोलन के दौरान दंगे भड़के, और जब दंगे भड़के तो जो चार्जशीट फाइल की गई उसमें नाम है आपके लोगों के। आप वाजे कीजिए। सर क्लीन चिट हो गई क्या? वहां अदालत ने कह दिया कि नहीं इनका कोई रोल नहीं था? कोई अनडेमोक्रेटिक मूवमेंट हो, कोई क्रिमिनल मूवमेंट हो, कोई टेररिस्ट, मसला डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक मूवमेंट का नहीं है। मसला यह है कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट की आड़ में क्या आग लगाने की कोशिश कर रहे थे आप लोग? मसला यह है, ये झूठ है, ये झूठ है। एंटी-सीए मूवमेंट एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। अभी तो मैं हाथरस पे सवाल पूछ रहा हूं, आप एंटी-सीए की आड़ मत लीजिए। अभी तो हाथरस पे सवाल पूछ रहा हूं, क्या हाथरस में भी आग लगाने की साजिश कर रहे थे? आपने चूंकि एंटी-सीए मूवमेंट का जिक्र किया दिल्ली का, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस मूवमेंट से भी सरकार डरी, और इस रेप से भी। आप इन लोगों को शर्म नहीं आती? जो लोग सरकार में बैठे, क्या ये शर्मिंदा इस बात से उनके रहते हुए छोटी छोटी बच्चों का रेप हो रहा है, और ये आपको आती है शर्म? जहां बार बार आग लगती है, जहां लोगों का खून खराबा होता है, जहां गाड़ियों में, बसों में, घरों में आग लगाई जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं, वहां आपका नाम लिखा होता है सबसे आगे। आपको आती है शर्म आज तक? क्या ये लोग रेप को एंडोर्स करते हैं? क्या ये रेप को एंडोर्स करते हैं? क्या एक रेपिस्ट को बचाने के लिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम उठा के ले लेंगे? और पुलिस का अभी तो आप मुझे अदालत का हवाला दे रहे थे कि एसडीपीआई को या पीएफआई को किसी अदालत ने दोषी नहीं माना, लेकिन रेपिस्ट कहने में आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाती किसी को। एक सेकंड में आप यहां से जजमेंट पास कर देते हैं कि रेप को एंडोर्स किया जा रहा है, रेपिस्ट को एंडोर्स किया जा रहा है। किसने किया रेपिस्ट को एंडोर्स? किसने किया? हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं। नहीं, आप अपना गला पकड़ा जाए तो आप तुरंत भागते हैं कि हाय मामला अदालत में है, लेकिन दूसरी तरफ के मामले में आप तुरंत कहेंगे कि अरे ये तो रेपिस्ट को एंडोर्स कर दिया, अदालत ने मान लिया कि रेपिस्ट। अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी मानते हैं सर, तो फिर दोनों तरफ एक समान रहिए ना। ये उनकी सरकार है, इनकी सरकार में बेटियां महफूज नहीं है, तो इनको पीएफआई दिखाई देता है कि अपनी जान छुड़ाओ और पीएफआई के कंधे पे बंदूक रखो। शहजाद जो लोग औरतों को निकाल के रेप करने की आइडियोलॉजी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा रोहित तस्लीम, शहजाद पूना वाला जवाब दे रहे हैं आपकी बात पर, उसके बाद नलिन कोहली आपके पास आना। बोलिए शहजाद। मैं कुछ फैक्ट लेकर आया हूं। 2012 में वामपंथी सरकार ने हलफनामे में कहा था कि पीएफआई इज नथिंग बट अ फेस ऑफ सिमी। और मैं ये जो पीएफआई के प्रवक्ता बैठे इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी संगठन में अब्दुल हमीद नाम के कोई है? और उनका सिमी में क्या रोल था? सिमी के तमाम मेंबर इनके साथ है। इसके अलावा 2011 से लेकर 2018 तक 19 तक हर जगह एनआईए से लेकर केरल की पुलिस ने इनके पास बम मिले हैं, ये आईसिस के साथ लिंक निकले, ये सारे हलफनामे कोर्ट में दिए हैं। यूपी दंगे, दिल्ली दंगों में इनकी चार्जशीट हुई है, बेंगलुरु के दंगे में इनके ऊपर मांग की गई है, इन पर प्रतिबंध लगे। और मैं सिर्फ इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, पीएफआई में महिला उत्पीड़न के लिए क्या काम किया जाता है? एक महिला पीएफआई की कोई सदस्य भी है क्या? तो ये दरअसल हाथरस के नाम पर, ये पीएफआई और दंगा ब्रिगेड काम पर, और ये जो तस्लीम रहमानी साहब है ये सवाल उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। ये खुद पीएफआई एसडीपीआई की ओर से चुनाव लड़ चुके, ओखला में 150 वोट मिले थे। तो 150 वोट वाले तस्लीम रहमानी साहब से मेरा सवाल है, पीएफआई के 5 काम गिना दो महिलाओं के लिए। आपकी 5 महिलाएं भी है ऑर्गेनाइजेशन में। और अब्दुल मजीद, जिनका मैंने नाम लिया, अब्दुल हमीद, ये कौन है? और क्या ये सिमी के सदस्य रहे हैं? क्या ये सिमी के अध्यक्ष रहे हैं, जो बैंड आउटफिट सिमी है? बताइए मुझे। तस्लीम साहब जवाब दीजिए, फिर नलिन कोहली आपके पास आ रहा हूं। नहीं रहे हैं, ठीक है, बताइए। तस्लीम रहमानी जवाब दीजिए, फिर नलिन कोहली आपके पास आ रहा हूं। बोलिए तस्लीम रहमानी। तो शहजाद पूनावाला साहब बैठे हैं, इनके पास ये एक ही कागज है। ये अब तो मैला भी हो गया होगा, कहीं कहीं से फट भी गया होगा। 1.5 साल से इसको घुमा। इसके पास कागज तो है, आपके पास तो कागज भी नहीं है। कागज ही मांगे थे सरकार ने आपसे। हर डिबेट में इनके पास कोई नया है ही नहीं कहने को। इनके पास एक कागज तो है, आपके पास तो कागज भी नहीं है तस्लीम साहब। हमारा
वो आप ही की सरकार का नाम ले रहे हैं। जिसको आप अपने रहनुमा मानते हैं वो केरल की सरकार अगर आपके खिलाफ हलफनामा दे रही है तब क्या कहिएगा? यूपी के तो आपने कह दिया कि आइडियोलॉजिकली आपसे अलग हैं, इसलिए आपको फंसा देते हैं। इंफॉर्मेशन भी पूरी नहीं है सर रहमानी साहब, यूपी की सरकार को तो आपने कह दिया आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से आपको फंसा देती है। केरल की सरकार से तो आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, वो क्यों फंसा देते हैं आपको? हमारा तो हर उस शख्स से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है जो लोकतंत्र में यकीन रखता है और जो बम बंदूक नहीं चलाता, जो आग नहीं लगाता, जो दंगा नहीं करता, उस सबसे आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ना। तो भूख पैदा करे, जो खौफ पैदा करे। नहीं, साफ साफ बोलिए ना, जो आग लगाने से मना करे, जो बम फोड़ने से मना करे, जो बंदूक चलाने से मना करे, जो सब जगह दंगा फैलाने से मना करे, उसके साथ आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। प्रोफेसर थॉमस के हाथ काटने के लिए इनके कन्विक्शन हुए हैं। प्रोफेसर थॉमस का हाथ काटने पे कन्विक्शन हुआ है इनका। और पीएफआई में सिमी के सदस्य है, हाँ या ना? तस्लीम रहमानी, 150 वोट मिले हैं, 150 वोट का वास्ता सिमी के लोग है या नहीं है पीएफआई में? जांच कराइए। एनआईए ने जांच की, एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की। आपके आतंकवादी लिंक है, 2018 में बोला है, 2018 में बोला है। एनआईए ने जांच की और कहा कि आप लोग पीपल फॉर इंसाइटमेंट है। पीएफआई का मतलब पीपल फॉर इंसाइटमेंट, दंगे भड़काओ, दंगे लगाओ। और आपने महिलाओं के लिए किया क्या है? आप लोगों की कट्टरवादी सोच है। आप कहां से महिलाओं के संरक्षण बन गए भाई? अच्छा, एक करके शहजाद थोड़ा रुकता हूँ। शहजाद ओके। तस्लीम साहब, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तस्लीम के बारे में, तस्लीम साहब के बारे में है, तभी तो आपको बुलाया था, लेकिन आपको बताने लगे कि ये पूजा पाठ कराने वाला धार्मिक संगठन है जो धूप बत्ती जलाने के लिए माचिस की तीली लगाता है, लेकिन उससे शहर में आग लग जाती है। एक सेकंड, नलिन कोहली वो कह रहे हैं कि आप लोग बलात्कार की घटना से ध्यान हटाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर से ध्यान हटाने के लिए पीएफआई का नाम ला रहे हैं। बोलिए नलिन कोहली। रोहित जी, मैं बड़े गौर से और ध्यान से पूरी चर्चा को सुन रहा था और इस निष्कर्ष पे, इनकी बातों से जो निष्कर्ष निकलता है वो है कि संवैधानिक प्रक्रिया इनके लिए होना चाहिए भाई, पहले कोर्ट में साबित हो जाए। बाकी दुनिया को गाली, इन्होंने योगी जी की सरकार को गाली दे दी, केंद्र को गाली दे दी, जितने प्रश्न हैं उनको गाली दे दिए और सबको दोषी करार कर दिया। ये कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया है कि बाकी सब दोषी हैं, हमारे को पहले आप साबित करिए कि हम दोषी हैं। दूसरी बात है कि ये आपका प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर जगह जब कोई दंगा की कोई बात आती तो इनका नाम क्यों आता है? मतलब तमिलनाडु भी हो तो वहां पर भी इनका नाम आया, बेंगलोर हो तो वहां पर भी आ जाता है। मतलब इनको इस बात से ये भाग नहीं सकते, कहीं तो पूछना पड़ेगा, या तो ये उन लोगों को षड्यंत्र ये कर रचते हैं या उन लोगों को ये पनाह देते हैं जो इस प्रकार की षड्यंत्र करते हैं। और इस पर कोई काम हो तो पुलिस पे प्रश्न उठा देंगे, सब पे जो उठा देंगे, फंडिंग बाहर से लेते हैं। तो ये संस्था जो है इस पे प्रश्न तो जरूर है। और जिस प्रकार से टीवी पे रहमानी साहब उसका बयान जो कर रहे हैं उससे ये संदेह के घेरे से अपने आप को हटा नहीं रहे, ये इस बात को और साबित कर रहे हैं कि हम तो अपने आप को इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी हैं, बाकी आप सब गिल्टी हैं। इससे और भी संदेह पैदा होती है। अब इसका है प्रश्न पूछने का जो मतलब मैं मानता हूं है कि यहां हाथरस में उस महिला के साथ न्याय हो, ये सबसे कोर में बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्याय उस महिला को मिलना चाहिए, उसके परिवार को मिलना चाहिए और दोषी जो भी हो उन दोषियों पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, यही तो केंद्र। लेकिन उसमें पीएफआई का क्या रोल है? उत्तर प्रदेश की तो संस्था है नहीं। मतलब केरल से चल के हर जगह जहां पर कोई दंगा करने की बात अगर आ रही है या वहां पर शांति को भंग करने की है तो इनका नाम अगर उठ रहा है तो संदेह के घेरे में कैसे नहीं आएंगे? और शहजाद ने एक अच्छी बात पूछी कि आप बताइए ना, महिला उत्पीड़न के लिए या उनकी भलाई के लिए आपने काम क्या किए हैं? आपकी लोकस क्या है? कुछ काम किए, कुछ कारनामे किए, बताइए। तो ये तो आप बता नहीं पा रहे, एक आप सुना नहीं पा रहे, बाकी सबको गाली दे जा रहे हैं आप, और कह रहे हम जो है वो स्वच्छ है, साफ है। कोहली साहब, आज अदालत में आपकी सरकार ने इतना बड़ा हलफनामा दिया, 19 एफआईआर किए यूपी की पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर। क्या यूपी पुलिस को, उनकी लोकल इंटेलिजेंस को कोई अंदाजा नहीं था कि ये सब क्या होने वाला? क्या कुछ तैयारी करके बैठे हैं ये संगठन जो आज आप जाके बता रहे हैं अदालत में कि भाई अगर आधी रात में न जलाते तो जाने क्या कुछ हो जाता? इस पे मैं रोहित जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी हलफनामा दिया जाए, उसे किसी भी कोर्ट में वैसे भी हलफनामा देना साधारण बात नहीं, क्योंकि ये ओथ पर सरकार या व्यक्ति अपनी बात रखते हैं और एक उसमें झूठ अगर हो या कोई गलत बात हो उसकी कार्रवाई बहुत कड़ी होती है, बहुत ज्यादा कड़ी होती है।
तो हलफनामे में जो कहा जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और सोच समझ के हर शब्द उसमें होता है। तो उन्होंने जो हलफनामे में डाला है, एक मिनट में अपनी बात तो कर लूं, मैंने किसी को टोका नहीं, शांति से सुन रहा था। आप अपनी बात अपने समय पे जरूर कहिए। की बात कर रहे हैं, नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो हलफनामे पे, एक मिनट, हलफनामे पे आप मुझे बाद में याद दिला दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, ठीक है ना। आपको कई अवसर मिलेंगे इस डिबेट में मुझे अपनी बात रखने के लिए, और जिसका जवाब मैं जरूर दूंगा। अब हलफनामा एक, मैंने कहा, बड़ी गंभीर, बहुत गंभीर डॉक्यूमेंट है, ये ओथ पर है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस फेलियर, कई चीजों का इंटेलिजेंस ना मिले, क्यों हर व्यक्ति पे थोड़ी ना आप जांच के उसको डाल के हर व्यक्ति को मॉनिटर करना लगेंगे, फिर प्रश्न उठ जाएगा कि ये तो पुलिस स्टेट बन गई है। लेकिन हाँ, अगर एफआईआर किए गए तो ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के आधार पे, और जो भी एफआईआर हुआ गया या हलफनामे में किया गया है उसकी पूर्ति के लिए, और उसको एक रूप से सबूत के आधार पे प्रूव करने के लिए जो करना है करना ही पड़ेगा पुलिस एजेंसीज को। ये पीएफआई से को संदेह से नहीं हटा सकता, क्योंकि पीएफआई का एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है। ओके, सुनील यादव, पीएफआई सरकार के फेलियर से ध्यान हटाने के लिए, पुलिस के फेलियर से ध्यान हटाने के लिए, या आपको लगता है कि अगर सरकार और पुलिस ये कह रही है कि बड़े दंगे की साजिश थी तो ऐसा हो सकता है? देखिए रोहित जी, अगर उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी हिस्से में अगर दंगे की साजिश थी तो इससे ज्यादा खतरनाक बात देश के लिए, समाज के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए कोई नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जो आज हलफनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया, और तब दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उसमें आप कह रहे थे कि सरकार ने बताया है कि डेड बॉडी रात को क्यों जलानी पड़ी, हिंदू रीति रिवाज में जब रात में नहीं जलाया जाता तो क्यों जलानी पड़ी। तो सरकार ने यह माना है कि इस वजह से जलानी पड़ी। तो सरकार ने यह स्पष्ट किया कि नहीं कि किसके कहने से जलानी पड़ी, क्योंकि मीडिया से लेकर के विपक्ष यही पूछ रहा था कि आखिर डेड बॉडी रात में क्यों जलाई गई, आनंद फानन में क्यों जलाई गई। तो हलफनामे में सरकार ने क्या दिया, योगी जी के कहने पर जलाई गई कि बड़े अधिकारी के कहने पर जलाई गई। एक दूसरी बात यह है कि परिवार का फोन क्यों टेप कर रही थी योगी सरकार, क्यों वो बातें सुन रही थी कि कौन उससे बात कर रहा है कौन नहीं बात कर रहा है। पहले ही दिन से, पहले दिन तो पीएफआई आई नहीं, और अगर सरकार को जानकारी थी तो सरकार को पहले बता देना चाहिए था। एक, उस डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने, जो डीएम ये कह रहा था कि आपकी बेटी को कोरोना हो जाता तो ये भी नहीं मिलता, जो डीएम ये कह रहा था कि कल मीडिया चली जाएगी हम ही बचेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, इसको तो धमकी कहेंगे ना। तो सरकार, अगर सरकार को लगता है रोहित जी हाथरस में दंगा हो सकता था, तो हम तो बेटी के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आप बलरामपुर में क्यों नहीं रोक पाए, आजमगढ़ में आपने क्या किया, जौनपुर में क्या किया, बनारस में क्या किया, कानपुर देहात में क्या किया, आज दोबारा हाथरस में क्या किया, अलीगढ़ में क्या किया, गाजियाबाद में क्या हुआ। क्या सब जगह साजिश थी, विदेशी ताकत की थी या पीएफआई की थी। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं रोहित जी, अगर सरकार को सुनील जी, आप दूसरी बात कहने से पहले दूसरी तरफ ले जा रहे हैं सब जगह इतना खतरनाक, आप चीजों को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो मैं तो आपकी डिबेट के माध्यम से कहूंगा, नहीं सुनील जी, मैं एक चीज कह रहा हूं, सरकार से और अपनी सरकार से इस पर प्रतिबंध लगाएं। आप दूसरी बात कहने से पहले दूसरी तरफ ले गए चीजों को। आप जब ये कह रहे हैं कि गाजियाबाद में क्या हुआ, बलरामपुर में क्या हुआ, आजमगढ़ में क्या हुआ या और जगहों पर क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लेकिन क्या हाथरस में जातीय हिंसा भड़का के कोई बड़ा दंगा कराने की साजिश थी, ये एक इतर सवाल है। क्या आप उसको मान रहे हैं या उसको नकार रहे हैं, या फिर आप कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं? मैं ये मान रहा हूं, ये तो खैर पुलिस बताएगी क्या है, पुलिस तो बता ही रही है, मिले मेरे पास तो है नहीं, पुलिस बता रही है, पुलिस ने कोर्ट में बताया, आपके सामने हलफनामा आया होगा। रोहित जी, मुझे जो लगता है, जब योगी सरकार कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई, तब एक नया ये नैरेटिव लेकर के आए या नया फार्मूला लेकर के आए। लेकिन अगर ये सच है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें भी सरकार कहीं ना कहीं फेल है। लेकिन अगर ये सच है तो मैं ये सरकार से अनुरोध करूंगा आपकी डिबेट के माध्यम से, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, और दिल्ली सरकार से कहूंगा, अगर लगातार दंगों में, भड़काने में, आग लगाने में इनके नाम आ रहे हैं, तो अब तक सरकारें मौन क्यों हैं, इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं? संगीत रागी बोलिए अपनी बात, फिर गंगा साहब मीणा और शहजाद कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए संगीत रागी।
देखिए रोहित जी, मुझे लगता है कि जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, इस प्रकार की घटनाएं हर के शासन में होते रहे हैं। मुझे लगता है कि इन पर सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक प्रकार से ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। ये सवाल जरूर उठेगा कि हाथरस पर तो आप जाकर के इस प्रकार के आप बवाल मचा रहे हैं, वहाँ पर इस प्रकार के आप 24 घंटे आप उस पर नज़र लिए, लेकिन आप वहीं पर जो है वो हनुमान नगर में यदि राजस्थान में होता है तो नहीं। इसका बहुत चर्चा हो चुकी है, अन्य जगहों पर नहीं जा सकेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव से ही कैम्ब्रिज एनालिटिका के सहारे हिंदू समाज को कैसे तोड़ा जाए, और वो कर्नाटक के चुनाव में भी प्रयोग किया गया था, गुजरात विधानसभा में भी प्रयोग किया गया था, और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जो भी रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतें थीं, क्रिश्चियन मिशनरीज थीं, और कांग्रेस पार्टी इन सारे दलित विचारकों के साथ मिलकर के एक प्रकार का प्रयोग 2019 के भी चुनाव में किया गया था। उनके लिए दुर्भाग्य था कि नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आ गए, और उसके बाद से बार बार आपने देखा होगा कि 2014 के चुनाव जीतने के बाद रोहित वेमुला को लाकर के एक प्रकार से पूरे कैंपस अनरेस्ट और पूरे देश में दलित विमर्श नैरेटिव खड़ा करना चाहते थे, और हिंदुओं के बीच में एक डिवीजन की बात तो करना चाहते थे। मैं फिर यहां कहना चाहूंगा कि सवर्णों को ज्यादा जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाने का समय है, क्योंकि जो भी रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतें हैं, वो जिन्ना के जो नैरेटिव था, जो जिन्ना पाकिस्तान बनने से पहले दलित मुस्लिम एकता की बात करता था, जिसे अंबेडकर जी ने खारिज कर दिया था, उसे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, एक बात प्लीज सर, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, वेट कीजिए सर, वेट कीजिए सर, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। कहां से आ गया हाथरस में? देखिए, जब सिमी की बात आई थी, कैम्ब्रिज एनालिटिका कहां से लिया? रोहित जी, मैं कैम्ब्रिज एनालिटिका इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि हिंदू समाज के अंदर जातियों के आधार पर कैसे विद्वेष फैलाया जाए और उनको पोलराइज कर, उनको तोड़ करके कैसे राजनीतिक तौर पर उसका प्रयोग किया जाए, यही वहां से लाया था राहुल गांधी को, यही सगल मिला था, जिसका प्रयोग उन्होंने गुजरात के इलेक्शन में भी किया, ठीक है, जिसका प्रयोग उन्होंने कर्नाटक चुनाव में भी किया, ठीक है, और जिसका प्रयोग वो 2019 के लोकसभा में भी करना चाहते। एक बात और रोहित जी, बस 10 सेकंड, ज्यादा नहीं। ठीक, देखिए, जब सिमी के बारे में कहा जाता था कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत तौर पे उभर आया है, तब भी मेरे मित्र लोग कहते थे कि अरे सिमी है कहां। आज पीएफआई के बारे में सारी दुनिया जानती है कि कहां है, लेकिन आज पीएफआई से जुड़े लोग कहते हैं कि भाई ये तो कल्याण, सामाजिक कल्याण है। अरे भाई, मुस्लिम ब्रदरहुड जो लोगों के जान पाती है, खून की प्यासी है, दूसरे धर्मों के हिंसा करती है, वो भी सामाजिक कल्याण गतिविधियों में हिस्सा लेती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम ब्रदरहुड दूध का धुला हुआ है। मुस्लिम ब्रदरहुड भी जो है वो दूसरे धर्मों के प्रति जो है वैसे ही सर, लेकिन मसला ये है, हाथरस में जो घटनाक्रम हुआ वो मुस्लिम ब्रदरहुड के पैमाने पर जांचे जाने की जरूरत है, या फिर गंगा साहेब मीणा आपसी ब्रदरहुड के पैमाने पर जांचे जाने की जरूरत है उसको? और क्या आपको लगता है गंगा साहेब मीणा के मामला सरकार के गले की फांस बन गया था, इसलिए उसमें जानबूझ के दंगे का नैरेटिव लाया गया, जैसा तस्लीम रहमानी आरोप लगा रहे हैं? रहमानी साहब, गंगा जी बोल रहे, फिर आप ही के पास आ रहे हैं। रहमानी साहब, गंगा जी शरीफ आदमी बोलते चिल्लाते नहीं है, उनको बोलने नहीं दीजिए एक बार, फिर आपके पास आ जाऊंगा सर। आपने बिल्कुल ठीक तरफ इशारा किया कि वास्तव में ये घटना सरकार के गले की फांस बन चुकी है, लेकिन ये घटना पहली घटना नहीं है और आखिरी घटना नहीं है। हम इस घटना के बहाने आजादी के 73 साल बाद भी दलित महिलाओं के साथ जो ज्यादतियां हो रही है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सख्त टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये को लेकर के, उस पर हमें विचार करना चाहिए। और आप सोचिए कि इस घटना में मीडिया की इतनी महिला पत्रकारों ने मिलकर के इस मामले को उठाया और तो सरकार के ऊपर दबाव बना, कुछ पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई। ऐसे न जाने कितनी लड़कियां हैं जिनके साथ ज्यादती हो जा रही है और उनके मामले रिपोर्ट नहीं होते, उनको दबा दिया जाता है। अब रात में किसके कहने से वो सबको जलाया गया, तो इस बात पे यहाँ तो हम विचार कर सकते हैं। दूसरी ऐसी और बहुत सारी घटनाएं हैं जिन पे हम विचार नहीं कर रहे हैं। वहां पर परिवार वालों के ऊपर दबाव डाल दिया जाता है,
उनको धमकाया जाता है, जब चारों तरफ से मीडिया घेर के खड़ा हुआ है और इसके बाद भी डीएम घर के अंदर उस परिवार को, पीड़ित परिवार को बंद करके उनको धमका रहे हैं। हम कैसे भारत में जी रहे हैं? आजादी के 73 साल बाद क्या हासिल किया हमने? यही हासिल किया कि यहाँ पर आप अपने घर में, अपने गांव में सुरक्षित नहीं है, और अगर आपके साथ ज्यादती होगी तो आपको ही चारों तरफ से घेर करके दबाने की कोशिश होगी। क्या यही हासिल है? मेरे ख्याल से बहुत चिंताजनक सवाल है। गंगा साहिब, आप एक जनरलाइज स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दे रहे हैं, बिल्कुल एक घटना को लेकर आप एक जनरलाइज स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में तो ऐसा ही होता है। नहीं, जनरलाइज नहीं दे रहा मैं ये दे रहा हूँ कि एक घटना इतनी बड़ी, आप अभी देश से बाहर होके आए हैं, इतने साल आप बाहर पढ़ा रहे थे, कोई आपसे पूछता था कि अरे तुम वो बलात्कार वाले भारत से आए हो क्या? रोहित जी, कोई आपसे कहता था कि तुम वहां से आए हो क्या जहाँ दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता है घाट? रोहित जी कहता था क्या? रोहित जी, मैं इस बात का प्रसंग यहाँ नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, आप जब ये कहते हैं कि देश की परिस्थिति ऐसी है तो इसका मतलब बाहर भी छवि यही होगी देश की, दुनिया भर में लोग ऐसे ही जानते होंगे हिंदुस्तान को। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, दुखी होता हूँ जब मैं 10 लोगों से बात करता हूँ, उनमें से 5 लोग ये कहते हैं, भाई मैं पूछता हूँ भारत के बारे में आप क्या जानते हैं? वो 10 लोग कौन है? उनमें से कुछ लोग, कोई भी अननोन लोग जो भारत के बारे में कुछ उनकी राय बनाई गई है मीडिया के माध्यम से, जिस भी माध्यम से भारत की घटनाएं पहुंचती है कि अच्छा भारत बहुत खूबसूरत देश है, रंग बिरंगा देश है, लेकिन वहां पर लड़कियां सुरक्षित नहीं है, वहां पर गाय को लेकर कुछ मसला है, गाय को लेकर के आप लोग बहुत संवेदनशील है। अच्छा, ये बाहर जाके आपको भारत के बारे में सुनने को मिलता है, ठीक है? ये घटना पूरी दुनिया में। शहजाद पूनावाला कुछ कह रहे हैं, उसके बाद तस्लीम रहमानी आपके पास आ रहा हूं। शहजाद बोलिए। शहजाद, मसला इस समय ये कि हाथरस में क्या मामले को भटकाने के लिए पीएफआई की एंट्री कराई गई, जो आरोप तस्लीम रहमानी लगा रहे हैं, या फिर हाथरस में एक घटना हो गई थी जिसमें पीएफआई जैसे लोग मौका पाके आग में पेट्रोल डालने वाले थे? शहजाद। रोहित जी, हाँ रोहित जी, पहले तो सवाल ये है कि जो एक राष्ट्रीय समस्या है, मतलब कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न, तो उसको आप जाति के आधार पर क्यों बांट रहे हैं? अगर जाति के आधार पर बांटना ही है, और अगर ये दलित अत्याचार हुआ तो बलरामपुर में जो हुआ वो क्या कम्युनल अत्याचार हुआ? क्योंकि वहां पे आरोपी का नाम शाहिद था और रहमानी की महिला पलटन वहां पर तो जा नहीं रही है, रहमानी वहां पे पदयात्रा ना निकाले, और वहां पे बंटी बबली भी नहीं जा रहे, क्योंकि बलरामपुर में भी दलित महिला के साथ हुआ। समाजवादी पार्टी के शाहजहां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तनवीर अहमद ने एक दलित महिला के साथ यौन शोषण किया, तो वो क्या कम्युनल रेप था? तो वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। सवाल ये है कि हाथरस बहाना है, दलित वोट पाना है, बंटी बबली का करियर और ये दंगाई ब्रिगेड को सांप्रदायिक और जाति दंगा लगाना है। ये पीएफआई का रोल क्या है? ये पीएफआई का केवल एकमात्र रोल है कि एक लाइन पकड़ो और फिर वहां पे जाति या संप्रदाय के बीच में तीली डालो और आप पेट्रोल डालो। ये इनका काम है, ये इसी के लिए जाते हैं। आप बताइए, दिल्ली दंगों में भी इनका क्या किरदार था? महिलाओं को बोल रहे थे कि उबलता हुआ तेल रखो, तेजाब बम रखो, ये वहां पर बोला, यहाँ पर वेबसाइट खोल दी। ऑनलाइन ट्रेनिंग के जमाने में ये दंगा की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, और तस्लीम रहमानी आकर बचाव करते हैं ऐसी संगठनों। अब जरा तस्लीम से जवाब लेते हैं, रहमानी जी से जवाब ले लेते हैं। शहजाद, आपने आरोप लगाए, तस्लीम रहमानी, रेप जैसी घटना होती है, लोग उद्वेलित होते हैं। आप लोग उद्वेलित होते हैं या उत्साहित हो जाते हैं देख के कि चलो मौका आ गया? देखिए, हम लोग पेन में है। ये जो शहजाद कह रहे हैं ना, 3 रेप हुए, और हमने कई बार इसको रिपीट किया है अपने स्टेटमेंट में कि सिर्फ एक बल्कि 3 लोगों का रेप हुआ, और हम नहीं ये मालूम कि उसमें से कौन दलित है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है। असल सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अत्याचार तो कोई डिलीवर नहीं कर पा रही, लोगों को बलरामपुर जाओगे कर पा रही है, तहफ्फुज़ नहीं दे पा रही है। और ये जो आपने ट्रेन चलाया है सीए मूवमेंट के बाद से, कि जो भी सरकार से सवाल पूछे, जो खड़ा होकर सरकार पर उंगली बलरामपुर जाओगे क्या? आपकी पीएफआई जाएगी क्या बलरामपुर? आप उनको दलित शहजाद, आप बीच में बोले, उनकी आवाज कट जाए, वो स्काइप से कनेक्टेड है। आप अपने फेलियर की तरफ से तवज्जो हटा दें। मुझे ये सबसे तस्लीम रहमानी, मुझे केवल एक बात बता दीजिए। तस्लीम रहमानी, मुझे केवल एक बात बता दीजिए। आप शहर शहर आग लगाते रहे, दंगे भड़काते रहे, बसें फूकते रहे, लोगों के घरों को आग लगाते रहे, और जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप कहें कि हम विपक्ष हैं, हम सरकार से सवाल करते हैं, इसलिए हमको घेर लिया जाता है।
ये कौन सा लोकतंत्र है जो विपक्ष के नाम पर आपको आग लगाने की छूट देता है? मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, कौन सा लोकतंत्र आपको छूट देता है कि आप विपक्षी दल हैं तो आप आग लगा देंगे? आपको लगता है कि इस मुल्क में आरएसएस जैसी तस्लीम रहमानी, मुझे ये पता है कि आप जिस संगठन की पैरवी कर रहे हैं उस संगठन का नाम आतंकी गतिविधियों में एक बार नहीं बार-बार आता है। आपको लगता नहीं कि उनका कोई रोल इस मुल्क में हिंसा फैलाने में और जातिवाद फैलाने में का संवैधानिक हक नहीं मिल सकता। क्या बैठने के का संवैधानिक हक किसी को नहीं मिलेगा। कितने संगठन जो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन जनहित अधिकार किसी के पास नहीं। दंगा करना, बॉम्ब फेंकना, गाड़ी में आग लगाना, ये कोई आपका राइट नहीं है। ये फंडामेंटल राइट टू राइट आपका। आरएसएस के लोगों ने कितना अपने किया है। मिस्टर रहमानी, आपको महिलाओं की इतनी चिंता है, महिलाओं की, तो जाओ बलरामपुर, दंगा लगाएंगे, पत्थर फेंकेंगे, बढ़ावा देना। ठीक है शहजाद और तस्लीम साहब, एक सेकंड रुक जाइए। सुनील यादव और नलिन कोहली, आप दोनों को चर्चा में ला रहा हूं। इसके पहले संगीत रागी कुछ कहना चाहते हैं। संगीत जी फटाफट छोटा बोलिएगा, फिर मैं नलिन कोहली और सुनील यादव को ला रहा हूं। देखिए बस 3 पॉइंट में बोलना चाहता हूं रोहित जी। आप सिम्मी का डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिएगा। वो इस देश में गजवाए हिंद स्थापित करना चाहता है और पीएफआई उसी सिम्मी का अवतार है। तो दूसरे धर्मों के लिए इस देश में इस्लामिक राज्य लाने की कल्पना पीएफआई के साथ है। दूसरी बात, प्लीज दूसरी बात, प्लीज एक मिनट जरा सा मुझे बोल लेने दीजिए। एक करके बात कर लेना। अरे सुन तो लीजिए, एक करके बात कर लेना। रहमानी साहब, आपने बोला, सबने सुन लिया ना आपकी बात को, अब जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। आप लगातार आरएसएस करते रहे, ये इल्जाम लगाते अब आरएसएस वाले बोले, आप नहीं कहते क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? वो सुनते हैं बैठ के, आप कहते हैं ना ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जैसे हिंदू राष्ट्र ना हो कोई आतंकी राष्ट्र हो, लेकिन उसके बाद भी वो सुनते हैं ना बैठ के। तो आप भी सुनिए, रखिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब। संगीत रागी फटाफट छोटा, फिर नलिन कोहली और सुनील यादव आ रहे हैं। बोलिए संगीत रागी। तस्लीम रहमानी, दूसरी बात देखिए, ये कहना कि सारे दलित लोगों के साथ ही ऐसे अपराध होते हैं, ये स्टैटिस्टिकली गलत है। दलितों की संख्या जो है, दलितों का जो प्रोपोर्शन है वो 27-28% है, लेकिन दलितों के साथ होने वाला रेप का जो प्रतिशत है वो 11-13% के आसपास बीच पे है। इसलिए ये कहना कि सारे ये काम घटिया चीजें दलितों के साथ ही हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक प्रकार का कोड है, समाज के लिए कोड है, और हमको महिलाओं के प्रति बेहतर तरीके से संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, अब जरा मैं नलिन कोहली और सुनील सिंह यादव के पास जा रहा हूँ। रहमानी साहब बीच में मत बोलिए प्लीज, अच्छा नहीं लगता ना, आपकी बात सुनाई देगी और आप अपनी एनर्जी भी वेस्ट करेंगे। आपके पास जब आना तब बोलिए, कम से कम बात सुनाई देगी, रजिस्टर होगी ना उस समय। एक सेकंड शहजाद प्लीज, अरे आप प्लीज बस नलिन कोहली और सुनील यादव दोनों को तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष में तो आप यदि संगीत की बात, सुनील यादव विपक्ष में तो आप मुसलमानों का प्रदर्शन भी करते होंगे, लेकिन आपके ऊपर कभी आरोप लगा ये दंगा भड़काना चाहते हैं देश में, इनके ऊपर लगा दिया जाए रासुका और इनको अंदर डाल दिया जाए? तब आपको साफ दिख जाएगा। हाथरस में तो आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि सुनील यादव की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी दंगा भड़काना चाहती है वहां पे जाके। ठीक बात है रोहित जी। देखिए रोहित जी, मैं लगातार जब इन मुद्दों पर डिबेट देखता हूं, तो क्योंकि बीजेपी यूपी पे नहीं बोलना चाहती, कांग्रेस राजस्थान पे नहीं बोलना चाहती, तो मैं क्यों नहीं कह दूं कि बेटी कहीं की वो हिंदुस्तान की है। हम ये मान सकते हैं पीएफआई का क्या रोल है ये मैं नहीं जानता, ये तो खैर सरकार बताएगी, लेकिन रोहित जी मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सलाहकार हैं सलमबड़ी जी। पीएफआई आने से पहले 2 दिन पहले एक टीवी डिबेट में उन्होंने कहा कि जाति दंगा कराने की साजिश हो रही थी। ये बात उन्होंने तब कही जब 4 सवालों के जवाब योगी सरकार लगातार नहीं दे पा रही थी हाथरस की बेटी को लेकर के। जो देश पूछ रहा था, जो आज तक पूछ रहा था, जो समाजवादी पार्टी पूछ रही थी, यह सारा समूचा देश जानना चाहता था। तो इसका मतलब पीएफआई को प्रशासन, पुलिस बाद में जान पाई, उत्तर प्रदेश की एलाइव इंटेलिजेंस बाद में जान पाई, मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठने वाले उनके सलाहकार पहले जान जाते हैं
तो हम किसको ज्यादा तेज माने, या माने कि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में ही तय हुआ कि अब ये दंगे वाला एंगल आना चाहिए? ये तो मैं आपकी डिबेट के माध्यम से योगी सरकार से जानना चाहता हूं। नलिन जी जवाब दीजिए। नहीं तो आरोप है, और सुनील जी ने एक बात कही जो अच्छी बात कही, रेप किसी भी रेप कहीं पर भी हो, किसी भी महिला पे हो, देश की बेटी है और इसका दुख हम सबको होना चाहिए। सुनील जी मैंने आपको टोका नहीं भाई साहब, ऐसे आपने लंबा जवाब बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आपने अपनी बात रखी, आपका अधिकार था अपना बात रखना है। अरे छोड़िए ना, आपने आरोप लगाया, आपकी बात है वो, इसीलिए उन्होंने एक बात जो कही, रोहित जी आपकी अनुमति से मैं अपनी बात कह दूं। धन्यवाद। के साथ बोल रहा हूं, मैं फिर अरे छोड़िए ना, आपके प्रमाण अगर आपको देना है तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा नहीं था कि अरे रेप तो होता है, ये लड़के ऐसे कर ही लेते हैं, कहा था या नहीं कहा था? आप उस पर थोड़ा प्रमाण दीजिए ना, देश को ज्ञान बांटने में आप लगे हुए हैं आज तक चैनल के माध्यम से। पूरे उत्तर प्रदेश का पूरा देश आपसे पूछ रहा है, आपने एक अच्छी बात कही। ऐसा है रोहित जी, पहले वो बोल लें फिर मैं बोल लूं, मैं टोक कर बात ऊपर से करना पसंद नहीं करता। सुनील जी आपकी अगर खत्म हो गई बात तो मैं अपनी बात रख लूं, मेरा अधिकार है रखने का। आप रखिए, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं फिर आप चुप रहिए शांति से, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ। सुनील जी पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, सुनील जी आपकी बात मैंने सुन लिया। जैसे मुझे लग रहा है आप जो है शर्मिंदा हो रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने एक बयान दिया था लड़के तो होते हैं, रेप होता है, नहीं इसलिए आप शर्मिंदा है क्योंकि आपने एक अच्छी बात कही डिबेट में, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि कोई भी रेप कहीं पर भी देश में हो उसके लिए हम सबको दुखी होना चाहिए। बिना टोका टाकी के आपको सुना गया ना सुनील जी, आपने जो भी कहा सबने सुना, कोई नहीं बोला बीच में। अब कम से कम दूसरी बात तो सुन लीजिए, कम से कम आपको पसंद नहीं आया ठीक है, वापस आइएगा, अपनी बात रखिएगा। अखाड़ा मत बनाइए ना, अगर नेता अखाड़ा से निकला उसका ये थोड़ी ना मतलब कि डिबेट का स्तर भी आप अखाड़ा जैसा कर देंगे। इसलिए पहली बात मैंने कहा कि आपने अच्छी बात की और मैं आपका धन्यवाद करता हूं उसके लिए कि रेप किसी का भी हो, किसी महिला का हो, कहीं पर भी हो, हम सबको दुख होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्रश्न ये भी उठना चाहिए कि लड़कों को क्या हो गया कि इस प्रकार का दुष्कर्म कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है और हम सबको चुभनी चाहिए। दूसरी बात राजनीतिक जो बात है, आपने आपका अधिकार है कि विपक्षी पार्टी आप आरोप लगा सकते हैं, लगाइए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आपको क्या लग रहा है कि कोर्ट में कोई बात छिपी रहेगी? जो भी है किया जाएगा, किसी से गलती हुई उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन पीएफआई के रोल को क्यों हम नजरअंदाज करें? क्या कमाल की संस्था है, शांति की बात करती है, संविधान की बात करती है, जहां किसी से मानते नहीं वहां दंगा करा देते हैं, ऐसे ही आरोप आ रहे हैं इन पे। दूसरी तरफ एक का हाथ काट देते, केरल में काटा या नहीं काटा प्रोफेसर साहब का हाथ, क्योंकि उनसे वो संतुष्ट नहीं थे। रुद्रेश को मारा या नहीं मारा, इनकी क्या है ना, इनकी बड़ी शांति नई परिभाषा है, जो हमें पसंद नहीं आई है उनको मार देंगे, उनका हाथ काट देंगे या कुछ कर देंगे। कमाल की संस्था है, मतलब इसलिए पीएफआई के बारे में बहुत बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो रहा है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कार्यक्रम खत्म करने के पहले, वो ये कि रेप जैसा घृणित अपराध, वैसे तो अपराध कोई भी हो, लेकिन रेप जैसा जघन्य अपराध तो कभी भी जातीय या सांप्रदायिक चश्मे से कतई नहीं देखा जाना चाहिए। और बलात्कार जैसा अपराध अगर किसी को भी उद्वेलित करने की बजाय उत्साहित करता है कि ये तो मौका आ गया, तो शर्म से डूब मरने वाली बात है।